सर लास्ट टाइम डाउट था। डाउट था तो डाउट बता दो, क्या डाउट है? सर माइनस आई इफेक्ट ओआर का ज्यादा होता है ना ओएच से, बट प्लस एम इफेक्ट हम लोग बोलते हैं ओएच का ज्यादा है ओआर से, इसका कुछ रीजन है क्या? माइनस सम इफेक्ट है ना? माइनस आई इफेक्ट ओएच ओआर का ज्यादा है ओएच से। माइनस से इफेक्ट ओआर का ज्यादा, हाँ तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ऑक्सीजन एटम ओआर वाला। अगर किसी ऑक्सीजन एटम पे प्लस इलेक्ट्रॉन एम डेंसिटी बढ़ेगी, बोलो। और प्लस एम इफेक्ट में ओएच हम लोग ज्यादा बोलते हैं ओआर से। हाँ तो होगा ना। अगर किसी की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो शिफ्ट कैसे करेगा इलेक्ट्रॉन? है ना भाई, OH में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ये ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकता है ना, मीजोमेरिक ज्यादा होगा इसका, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है क्योंकि, तो इजीली डोनेट कर सकता सर है। लेकिन ओआर पे अगर मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो मतलब वो स्टेबल हो जाएगा ना, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना वो स्टेबल होगा। अरे तुम एक बात बताओ मुझे, मेरे पास OCH3 है और मेरे पास NH3 है, बताओ कौन इजी इलेक्ट्रॉन दे सकता है? मीजोमेरिक इफेक्ट किसका ज्यादा होगा, N का या O का? ओ का। इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन। तो कहे का पड़ा फिर सब कुछ। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। हाँ तो फिर पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन हाँ देने की हाँ। टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की या नाइट्रोजन की? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन नाइट्रोजन। हाँ तो जो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। हाँ तो फिर जब आपने पूछा मुझसे कि OH और इन दोनों में से माइनस इफेक्ट ज्यादा किस ऑक्सीजन का होगा, तो मैंने कहा जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो 2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस इफेक्ट ज्यादा होगा इसका। अब आपने कहा प्लस एम इफेक्ट, हाँ तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जब आप मीजोमेरिक बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे, और पॉजिटिव चार्ज जनरेट होंगे तो दोनों में से किस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, जिसपे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा। हाँ सर ठीक है। ठीक है भाई, और चलो। अगर बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज है हम्म। तो उसको डीलोकलाइज करेंगे तो उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। अबे डिलोकलाइज ये होगा कैसे, पहले तो ये बताओ कैसे सर डिलोकलाइज इसमें होगा? पॉजिटिव तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा ना डीलोकलाइजेशन में। हाँ वही तो बोल रहा हूँ उसको, उसीलिए तो उससे पूछ रहा हूँ कि इसमें पॉजिटिव चार्ज कैसे डिलोकलाइज होगा, मुझे बता दे तो, यही तो हाँ पूछ रहे ठीक है हैं। सर। जबकि मैंने क्लास में साफ सब कुछ साफ साफ बताया था, बता। जिस सिग्मा बॉन्ड सारे एक ही प्लेन में है और पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर है उससे, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो बेंजीन रिंग के प्लेन में है, ये अपन को पता है। तो जब ऐसे ब्रेक करोगे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो आपने सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया ना, तो जो ऑर्बिटल बनेगा खाली वो बेंजीन के ही प्लेन में बनेगा जिसमें सारे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, और सारे सिग्मा बॉन्ड तो इस प्लेन में प्रेजेंट है, जबकि पाई बॉन्ड ऐसे है। तो जो आपने ये ब्रेक किया है तो इससे जो एम्प्टी ऑर्बिटल बनेगा वो ऐसे बनेगा, जबकि पाई बॉन्ड ऐसे है। तो कैसे होगा डिलोकलाइजेशन? हाँ ठीक है समझे। और कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। सर बोलो। सर एक क्वेश्चन जो आपने पिछली बार नोट्स में कराया था वो भेजा है ग्रुप पे, वो समझा नहीं सर अभी भी। कौन सा? वो बेंजीन पे COH OCH3 वाले जहाँ पे 6 मेंबर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हम्म। और मतलब ऑर्थो पैरा और ऐसे ABCD था। ऑर्थो पे एक बार OCH3, एक बार मेटा पे, पैरा पे, और एक बार है ही नहीं। हाँ ठीक है बोलो। तो उसमें ए का सबसे ज्यादा बता रहे थे हम एसिडिटी पर, एसिडिक स्ट्रेंथ पर। कैसे बता रहे हो समझ ही ना, क्योंकि H तो बॉन्डेड है ना। ये ना, हाँ हाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये थोड़ी है कि हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया तो बॉन्ड बन गया पूरा। तो मैंने तो इक्वल और ग्रेटर देन बताया था उसको।
इधर C डबल बॉन्ड OH है, इधर ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, इधर ऑर्थो इफेक्ट है, इधर सिर्फ माइनस A इफेक्ट है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तब ऑर्थो इफेक्ट नहीं बताते ना। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन ये कैसे बोल सकते हो तुम कि इसमें जो एनर्जी होगी, इसकी जो एनर्जी होगी अपन कहेंगे कि वो मतलब ज्यादा एसिडिक नहीं हो सकता। ये मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था A ग्रेटर देन और इक्वल टू B बताया था, इन दोनों को इक्वल बताया था, या तो आप हाँ ग्रेटर देन बता दोगे, जबकि इनके जो K वैल्यूज है ना वो एग्जैक्टली सेम है। सिर्फ इसी केस में होता है ऐसा। बस इसी केस में होता है ऐसा, तभी तो बताया था, कुछ कुछ पार्ट लिखता हूं ना मैं कि जहां गलती कर सकते हो सिर्फ उसी बात को डिस्कस करते हैं। इसका मतलब यही वो पार्ट है जहां से कोई भी अपन से गलती करवा सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा पार्ट नहीं होता, नहीं तो सर जरूर बताते। ठीक है सर। जहां जहां भी मैं तुमसे बोलूंगा ना कि यहां गलती कर सकते हो, इसका मतलब यही वो पार्ट है, मतलब सारे पार्ट में जहां हम गलती कर सकते हैं, बाकी सभी जगह हमारा जो कॉमन सेंस कहता है वही होगा, है ना भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा मैं कि भाई जहां तुम गलती कर सकते हो वो बताऊंगा, जहां तुम्हारा कॉमन सेंस बोलता है वो क्यों रिपीट करना है कि भाई हमें पता है कि कैसे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ होते हैं ऑक्साइड के, तो जब ठीक है भाई बता दो, जहां हम गलती कर सकते हैं आप उस पर पिन पॉइंट कर दो, हो गया अपना काम। ठीक है। अब अपन करेंगे, हाँ और कोई डाउट है भाई किसी को? नहीं। तो लास्ट टाइम अपन फिनॉल की बात कर रहे थे, बस फिनॉल में मुझे एक ही बात को ध्यान रखना होता है कि हैलोजन के केस में सिर्फ माइनस ही चेक करना है, बाकी सभी केसेस में अपन वही चेक करते हैं जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड होता है, एम और आई इफेक्ट। सिर्फ एक ही केस आपने बताया था कि जिसमें अगर इधर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड बन जाए और इस ग्रुप का माइनस एम हो, 6 मेंबर्ड या 5 मेंबर्ड बन जाए, तो फिर इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि फिनॉल में वो नहीं होता ना ज्यादा, मतलब ये पहले से एक ही प्लेन में होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे नहीं है ना कि उसका प्लेन डिफरेंट भी हो सकता है, वहां वो भी होगा तो कॉम्पनसेट होगा भाई थोड़ा। तो अगर आपने क्या किया कि जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड था तो उसमें आपने जो रिपल्शन वाले पार्ट है ना, जो एनर्जी लिबरेट हुई थी उससे कॉम्पनसेट किया था उसको भाई। वंडरवल रिपल्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, रिपल्शन होगा। इसमें अपन वंडरवल रिपल्शन कर रहे हैं तो रिपल्शन से सपोज करते हैं इसकी एनर्जी 5 किलो जूल्स यूज बढ़ गई, लेकिन अट्रैक्शन से इससे 7 किलो कैलोरीज लिबरेट हो गया क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो मैंने कहा ओवरऑल जो है वो 2 किलो कैलोरीज के बराबर ये स्टेबल है, 2 किलो कैलोरीज के बराबर। तो फिर क्या करें, तो अपन कहेंगे ये बाहर नहीं जाने दे रहा है इसको बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर अपन कहेंगे ठीक है भाई, अगर बाहर नहीं जाने दे रहा है तो ओवरऑल इफेक्ट सिर्फ 2 का ही तो डिफरेंस आ रहा है, तो इस पे फिर भी बाहर जाने की कोशिश करेगा 2 को कॉम्पनसेट करके। इधर ऐसा कुछ भी नहीं, कोई कॉम्पनसेशन नहीं है, सीधा सीधा 7 है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मेरा मतलब है, वहां कोई कॉम्पनसेशन नहीं है ना कोई ऑर्थो इफेक्ट, तो वहां ऑर्थो इफेक्ट नहीं होता, इसलिए अपन चेंज कर लेते हैं। सो उस बात का ध्यान रखना, ये फिनॉल में चेंज होगा, बाकी सब जगह चेंज नहीं होगा, वो भी तब जब इसका माइनस एम होगा। अगर मान लो इसका प्लस एम है तो, अगर मान लो मैं ऐसे कर लूं तो मेरी मर्जी, मैं तो कहूंगा ऐसे करूंगा मैं। तो अपन कहेंगे ये प्लस एम है, ये भी प्लस एम है, ये माइनस आई है, ये भी माइनस आई है, तो फिर क्या करें, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो फिर ये ज्यादा से दिखे इससे। क्यों, आपने कहा ना 5 मेंबर्ड हो या फिर 6 मेंबर्ड हो, तो जब उनको दिखे वहां पर कि वहां 5 मेंबर्ड है रिंग, तो फिर इसका निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आई, ये तो कैंसिल हो गया ना, अपन सिर्फ आई इफेक्ट की तो बात कर सकते हैं। अब आई इफेक्ट इसका नो डाउट थोड़ा ज्यादा है इससे, क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है इससे, लेकिन वो रुक भी तो रहा है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो फिनॉल में यही पार्ट अपन को कंसिडर करना है बस, कि अगर सिर्फ आई के बेसिस पे ही डिसाइड करना है, सिर्फ आई के बेसिस पे ही डिसाइड करना है, तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हाइड्रोजन को अपन रोक सकते हैं फिनॉल्स में।
और फिनॉल्स में नो ऑर्थो इफेक्ट, ध्यान रखना, ऑर्थो इफेक्ट की बात भी मत सोचना। अब अपन बात करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की। नाइट्रोजन कंपाउंड्स की, तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ठीक है, ऊपर नाइट्रोजन कंपाउंड्स लिखा हुआ है, तो नीचे लिख लेता हूं नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स की बात करते हैं। अब पहले अपन बात करते हैं अमाइंस की नाइट्रोजन कंपाउंड्स में। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में ऐसे कर लेते हैं। अब पहले बात करते हैं अपन अमाइंस की। ऑल अमाइंस आर लुईस बेस। Lewis base due to the presence of lone pair on the nitrogen atom. Amines and phenols, इसका एसिड बेसिक स्ट्रेंथ और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा ठीक ठाक ही होता है, gives लिटमस पेपर टेस्ट। वो ठीक ठाक ही मतलब वीक होते हैं, बहुत वीक होते हैं, लेकिन इतने बेसिक और एसिडिक तो होते ही हैं कि लिटमस पेपर टेस्ट देते हैं। बट अल्कोहल्स, no doubt they are basic in nature, do not give, वो लिटमस पेपर टेस्ट नहीं देते, इतना बेसिक नहीं होते कि वो लिटमस पेपर टेस्ट देते। अल्कोहल्स ठीक है। All amines are Lewis bases, gives litmus paper test. The basic strength of amine depends on, the basic strength depends on जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है वो देखते हैं किस पे डिपेंड करता है। एक तो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम, डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एटम। दूसरा होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट प्रोटॉन, सी होता है स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम सॉल्ट, स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम सॉल्ट। और डी होता है हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम आइंस, अमोनियम सॉल्ट। इस पर डिपेंड करता है, ये चार फैक्टर्स होते हैं जिस पे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस डिपेंड करेगा। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई 1 डिग्री अमाइन दैट इज ए प्राइमरी अमाइन। सो नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन है तो ये प्राइमरी अमाइंस है। अगर नाइट्रोजन के पास एक ही हाइड्रोजन है तो ये सेकेंडरी अमाइन है। और अगर नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये टर्शियरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। अब इसमें कहेंगे अगर अपन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, अगर वो प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट अ सॉल्ट लाइक दिस, ऐसे सॉल्ट बनेगा RNH3 पॉजिटिव 1 डिग्री सॉल्ट, RNH और R एंड R 2 डिग्री अमाइंस है ना, ये 2 डिग्री से बना है अमोनियम सॉल्ट। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को।
R2NH ऐसे लिख सकते हैं अपन, और R3NH लिखेंगे तो विल गेट द टर्शियरी अमाइन से जो सॉल्ट बनेगा प्रोटॉन को लेने के बाद। अगर हम पॉइंट ए की बात करें, ये सॉल्ट बन जाएंगे, इससे सॉल्ट बन गया, इससे सॉल्ट बन गया, और इससे भी सॉल्ट बन गया, ये सॉल्ट बने अपने पास, ठीक है, ये सॉल्ट बन गया अपने पास। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन एटम। ऑब्वियस ही बात है, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। अगर मैं बात करता हूं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द प्रोटॉन, इसमें स्टेरिक एंट्रेंस सबसे कम है तो PST लिख लो। स्टेबिलिटी ऑफ अमोनियम आयन की बात करूंगा तो ये 3 डिग्री था, है? ये 3 डिग्री अमाइन था, 3 प्रोटॉन है, एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है उसके पास। तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑफ आयन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास 3 एल्काइल ग्रुप हैं जो प्लस इफेक्ट देंगे नाइट्रोजन पे, सो दैट कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम आयन सबसे कम स्टेरिक एंट्रेंसेस में होगा, तो इसकी वाटर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो फिर ये ऑर्डर आया भाई, 2 में अलग ऑर्डर आया और 2 में अलग ऑर्डर आया, बिल्कुल रिवर्स है। तब तो ये बताना मुश्किल है कि हमेशा टर्शरी ज्यादा होगा या प्राइमरी ज्यादा होगा, बट सेकेंडरी के केस में कोई ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, मतलब सेकेंडरी ऑल 4 पॉइंट्स को फॉलो करता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें कोई मुझे मतलब परफेक्ट ऑर्डर नहीं मिला। मतलब अगर 3 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी होता है, एक में ही टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी होता, तो अपन उसी ऑर्डर को फॉलो कर लेते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को, तो अपन इसको फॉलो नहीं कर सकते। अब ये डिपेंड करेगा, क्योंकि अभी तो अपन ने देखा इन पॉइंट्स के बेसिस पे, जिस बेसिस पे वो डिपेंड करता है। अगर अपन चेक करें इन पॉइंट्स के बेसिस पे, तो सबसे ज्यादा जो अपने लिए होगा कि भाई अगर कोई बेस है तो बेस में उसको तभी बोलूंगा जब वो प्रोटॉन को ले ले। तो सबसे ज्यादा मैं इन पॉइंट पे जो इंपॉर्टेंस दूंगा वो बी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द प्रोटॉन। अगर वो ज्यादा है तो बेसिक ज्यादा होगा। भाई प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब ज्यादा बेसिक। अब एलिफेटिक में कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं आता है। अगर हम CH3 ले लें, इफ R is CH3, देन अगर R में CH3 ले लेता हूं, भाई सेकेंडरी में सबसे ज्यादा ही बता देता हूं, क्योंकि प्राइमरी और टर्शरी तो एक्सचेंज होता रह रहा है, इधर 2 बार प्राइमरी है, 2 बार टर्शरी है। तो अगर ऐसे होता है तो आई राइट देन सबसे ज्यादा सेकेंडरी, देन अब प्राइमरी और टर्शरी में हमको चेक करना होगा। तो अगर हम चेक करें तो 2 फैक्टर्स में ये ज्यादा है और 2 फैक्टर्स में ये ज्यादा है, और एल्काइल ग्रुप पे भी डिपेंड करेगा, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। अगर R आपका C2H5 है तो ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, या फिर C3H7 है तो ऑर्डर चेंज हो सकता है, बट सेकेंडरी तो सबसे ज्यादा ही होगा। अगर RCH3 होता है तो इन दोनों के केस में ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3 होगा। तो अमोनियम आयन क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये बनेंगे, अब इनकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक रहा होगा। तो अपन क्या करेंगे, ये प्रोटॉन लेने के बाद
ये प्रोटॉन लेने के बाद जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। हाइड्रेशन से पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज्ड होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा। अब एक्सपेरिमेंटली देखें तो प्राइमरी का ज्यादा होगा, फिर टर्शियरी का ज्यादा होता सर है। आपने लेकिन अगर हाइड्रेशन का ऑर्डर कैसे डिसाइड किया? पीएसटी वो हाइड्रेशन का ऑर्डर? भाई अगर स्टेरिक एंट्रेंस कम है इस पे तो वाटर को अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो जाएंगे। हाँ हाइड्रेशन ठीक इज है। tendency of cation or anion to attract water molecule is called hydration. तो स्टेरिक अपन हिंड्रेंस से कहेंगे डिसाइड हाँ स्टेरिक हिंड्रेंस से डिसाइड किया ना आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें प्राइमरी का हाइड्रेशन ज्यादा होता है इससे, लेकिन जब C2H5 होता है तो चेन बढ़ेगा, तो फिर टर्शरी का ज्यादा होता है प्राइमरी से, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज आएगा एल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बढ़ेगी नाइट्रोजन पे, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी तो प्रोटॉन वो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी वाटर मॉलिक्यूल को। इन दोनों को देख के अपन ये बता सकते हैं कि देयर इज नो परफेक्ट ऑर्डर इन एलिफेटिक अमाइंस। कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं होता, इसलिए क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। अपन भी ऐसे रख लेते हैं भाई, अगर CH3 नहीं है तो मेरा आंसर STP होगा, और CH3 है तो STP नहीं होगा। सेकेंडरी तो सभी केस में आप ज्यादा ही बताते हो, तो अगर C2H5 या C3H7 है तो STP होगा, और अगर CH3 है तो STP नहीं होगा। ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं है अपन से, तो इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपन से पूछने के चांसेस नहीं। मैक्सिमम आज तक जो भी पूछा उन्होंने या तो CH3 से पूछा या फिर C2H5 से पूछा। सर सेकेंडरी सबसे ज्यादा कैसे डायरेक्ट? क्योंकि वो सभी ऑर्डर को फॉलो कर रहा है ना। ठीक है ठीक। अपन ने तो प्रोबेबिलिटी चेक की, अपन कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो बता रहा हूं आपको कि यार ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है। भाई ये भी अपन झगड़ ही सकते थे ना, नहीं मैं कैसे मान लूं कि टर्शरी उसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो भैया बाकी फैक्टर्स भी तो है, सिर्फ एक के बेसिस पे थोड़ी बता रहा हूं। मैं तो 4 फैक्टर बोल रहा था, डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स, ठीक है है ना। सर। तो अपन को तो कुछ ये था कि मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अच्छा मुझे STP ले लेना है, ये तो बड़ा अच्छा है, अपन को तो याद रहता है हमेशा STP, तो उसी से मैंने लगा दिया यार, वो ठीक रहेगा, बच्चों को याद भी रहेगा STP। और माइंस में STP टाइप का कुछ होता है, सर ठीक है ना। हाँ बोलो। हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट जो वहाँ पे बताया था वो कैसे, नहीं समझा। हाइड्रेशन ऑफ अमोनियम सॉल्ट कैसे, हाइड्रेशन होता क्या है ये तो बताओ। वो OH क्यों निकलना, मतलब हाँ वो वाटर निकलना। अबे वाटर निकलना डिहाइड्रेशन होता है। डेफिनेशन भी बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है। बताओ नाइट्रोजन 1 पे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होकर आ सकते हैं या 2 पे? सर 2 पे। क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। कम है। हाँ तो हो गया। अब इस पे जितना ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट होकर आएगा ना, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन, उतना ज्यादा ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, ठीक। और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा उतना ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हाइड्रेशन ज्यादा। सर
बोलो। सर एच का हम लोग ने इसलिए ज्यादा बोला ना कि सभी फैक्टर में सेम ही ऑर्डर आ रहा है उसका, मतलब हाँ इसलिए तो अभी एक्सपेरिमेंटल, किसी ने पूछा तो था। और कोई रीजन नहीं है ना उसका। वही बता देंगे अपन तो बस। भाई 4 ठीक है फैक्टर सर। लिखे थे मेरे सामने, तो अपन तो उसी से ही बताएंगे बस। तो CH3 वाले में STP नहीं होता है, ये ध्यान रखना है अपन को। ठीक है ना। अब अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे ठीक है भाई, लेकिन एक बात है, आप यहां हाइड्रेशन की बात कर रहे हो, आप यहां स्टेबिलिटी की बात कर रहे हो, आप यहां टेंडेंसी टू अट्रैक्ट प्रोटॉन की बात कर रहे हो, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं, राइट ना, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, amine in gaseous state or non-polar solvent, gaseous state or non-polar, gaseous state or non-polar or polar aprotic solvent, polar aprotic solvent। अगर अपन ये बात करें, भाई एक बात बताओ, अगर पोलर एप्रोटिक प्रोटॉन है ही नहीं, तो अपन कहेंगे ये काट दो, ये वाला फैक्टर काट दो, क्योंकि जब प्रोटॉन है ही नहीं, पोलर एप्रोटिक कहां था, गैसियस स्टेट में तो होता नहीं प्रोटॉन, नॉन पोलर में भी प्रोटॉन नहीं होगा, एप्रोटिक में भी प्रोटॉन नहीं होगा, तो अपन कहेंगे भाई जब वहां प्रोटॉन है ही नहीं, तो इस वाले फैक्टर को हटा दूंगा, और अगर बी वाला फैक्टर हटाया तो सी ऑटोमेटिकली हट गया, और सी हटा तो डी ऑटोमेटिकली हट गया। भाई अमोनियम सॉल्ट की हाइड्रेशन की बात ही नहीं कर सकता, आपने लिखा ना पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो फिर बाकी 3 फैक्टर खत्म हो जाएंगे, एक ही फैक्टर बचेगा बेसिक स्ट्रेंथ के लिए। अगर आपने कहा कि मुझे अमाइंस का, ये अमाइंस है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इनका बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है, और वो उसमें पोलर प्रोटॉन नहीं होगा, प्रोटॉन नहीं होगा तो अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा तो अमोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा, अमोनियम सॉल्ट नहीं बनेगा तो हाइड्रेशन की बात नहीं कर सकता। तो जब हाइड्रेशन की बात नहीं कर सकते तो BCD का कोई मतलब ही नहीं है, एक ही बचा हुआ है मेरे पास ऑर्डर, ये इसी से बता दो। देन बेसिक स्ट्रेंथ ऑलवेज, लेकिन उसमें अपन को देख लेना चाहिए कि मतलब वो गिवन हो अपन को, है ना, वो गिवन होना चाहिए अपन को कि भाई हमको या तो गैसियस स्टेट पूछा हो, या नॉन पोलर सॉल्वेंट पूछा हो, या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वहां पर लिखा होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा होगा तो फिर टर्शरी को सबसे ज्यादा बता दूंगा, फिर ऐसे बता देंगे फिर बेसिक स्ट्रेंथ। सर हम मिथाइल जब अटैच कर रहे हो और जब इथाइल मतलब वाला अटैच, तो उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाले को कंपेयर नहीं कर सकते ना? नहीं मतलब इसमें ना, नहीं नहीं सर, ऊपर वाले में जो अपने पास STP और SPT में करेंगे नहीं। ना, करेंगे ना, करेंगे करेंगे करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे ना। अभी ठीक अपन से जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए ना आज तक, उसमें अगर CH3 यूज किया है तो वो C2H5 को मिक्स नहीं करते, ठीक है ठीक। अपन तो करेंगे ना क्वेश्चन, लेकिन अपन करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बार कंसेप्ट तो पता चल जाए कि मुझे करना क्या है, फिर उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आएंगे, मैं खुद भी बताऊंगा क्वेश्चन। भाई आज तक जितने भी क्वेश्चन आए वो इसी से आए कि या तो CH3 लिखा है दोनों में, या फिर C2H5 लिखा है सब में, तो फिर ठीक है, फिर तो हमें एलिफेटिक अमाइन का कोई मतलब ही नहीं हमारे लिए पढ़ने का, लेकिन पता तो चले किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, और कौन से फैक्टर को हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है ना, इंपॉर्टेंस वाइज। तो ठीक है, अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप में डिफरेंट ऑर्डर बनेंगे तो आप मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते इसमें, एलिफेटिक अमाइंस में। इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पढ़ेंगे अपन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सो इनका बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ने वाले हैं, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। सो मैं तो मिक्स भी करूंगा इनको उनके साथ, एलिफेटिक सर अमाइंस को। बोलो।
नीचे वाले में अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो CH3 और C2H5 से क्या अंतर पड़ेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही लिखेंगे ना ऑर्डर? मैंने ये लिखा ना वर्ड, ये अगर वर्ड लिख दिए तो फिर बचा क्या, बताओ ना, हाँ ठीक है। है ना। तब अपन को कुछ सोचना ही नहीं है फिर कि आपने लिखा ऑलवेज, अच्छा इसका मतलब फिर मेरे लिए सोचने के लिए कुछ नहीं रह गया, मुझे ऑलवेज मतलब वही करना है बस, ठीक है ना। चलो देखते हैं दूसरा। दूसरा अपन चेक करेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। मैं तो सीधा नाइट्रोजन कंपाउंड्स ही लिख रहा हूँ कि भाई कौन कौन से कंपाउंड्स सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है, ऑर्डर लिख रहा हूं। सबसे ज्यादा बेसिक ग्योनोडाइन्स हो गए, उसके बाद में एलिफेटिक अमाइंस बताऊंगा, अभी अभी जो देखे अपन। उसके बाद में अमोनिया बताऊंगा, अमोनिया के बाद में एरोमेटिक अमाइंस बताऊंगा। एरोमेटिक अमाइन के बाद में एमाइंस की बात करूंगा, एमाइंस के बाद में एमाइड्स की बात करूंगा, अमाइड्स के बाद में साइनाइड की बात करूंगा, और साइनाइड के बाद में नाइट्राइड की बात करूंगा। ये होगा भाई ऑर्डर। अब ग्योनोडाइन्स तो ये होते हैं NH2 C डबल बॉन्ड NH और NH2, these are called ग्योनोडाइन्स। अगर इस टाइप का ग्रुप कहीं प्रेजेंट है, इस टाइप का अरेंजमेंट कहीं प्रेजेंट है, तो अपन कहते हैं वो ग्योनोडाइन्स है। मतलब अगर आप इनको बोलते हो ग्योनोडाइन और इसमें अपन कहते हैं दिस इज यूरिया, इसको हटा के अपन अगर NH लिखते हैं तो ये होता है ग्योनोडाइन। इसमें ये डिलोकलाइज होके इस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, और अगर किसी नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है लोन पेयर के कंपैरिजन में नेगेटिव चार्ज वाले नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा ही होगा, प्रोटॉन लेने की टेंडेंसी तो ज्यादा ही होगी, इसलिए अपन ग्योनोडाइन को सबसे ज्यादा बताते हैं। अपन कहते हैं अगर ऐसे भी होगा ना मेरे पास 1 and 2, तो अपन कहेंगे ठीक है इस टाइप का होगा तो मैं इसको ग्योनोडाइन टाइप तो बोल ही सकता हूं कि भाई ग्योनोडाइन जैसे है, नेगेटिव चार्ज तो ये भी जनरेट कर सकता है, तो इसको भी मैं ग्योनोडाइन टाइप बोल दूंगा और उसका बेसिक स्ट्रेंथ भी अपन बहुत ज्यादा बताएंगे। मतलब अगर कहीं इस टाइप का अरेंजमेंट बनता है तो अपन इस मॉलिक्यूल को ग्योनोडाइन बोलते हो आप, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज ग्योनोडाइन। लेकिन अगर इस टाइप का अरेंजमेंट कहीं बनता है जिससे नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ सकता है तो अपन बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बताएंगे। एलिफेटिक अमाइंस तो मैंने अभी आपको बताया, सेकेंडरी प्राइमरी और टर्शियरी आपको पता है क्या करना है। अगर हम चेक करें तो इसका नाइट्रोजन नो डाउट यहां डिलोकलाइजेशन है, लेकिन जिस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो डिलोकलाइज होके, क्योंकि sp2 है, sp3 तो बनेगा ही बनेगा। और ग्योनोडाइन को तो बिल्कुल सेपरेटली ही रख लेते हैं अपन। बाकी अगर देखा जाए तो ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये sp2 है। इमाइंस अपन को पता है क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड हो तो अपन को इमाइंस बोलते हैं। अमाइड्स बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है, लेकिन मैं एक बात लिख सकता हूं, एमाइड्स आर एम्फोट्रिक इन नेचर। अब अगर एम्फोट्रिक आपने एमाइड को लिखा तो मैं कहूंगा अच्छा ये बेसिक होता है, उस तरफ वाले एसिडिक होते हैं अमाइड्स के, वो खुद एम्फोट्रिक है ना। और अपन को पता है अगर आप ये बेसिक स्ट्रेंथ लिख रहे हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो बीच में जैसे एम्फोट्रिक आएगा उसके बाद वाले वो एसिडिक होंगे। बस अपन साइनाइड्स को इसलिए थोड़ा बता रहे हैं कि वो
प्रोटॉन ले सकता है। अगर अपन ट्रिपल बॉन्ड लिखेंगे तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब अपन उससे प्रोटॉन दे सकते हैं, और अपन पढ़ते भी हैं भाई। ये रिएक्शन तो अपन ने पढ़ना भी होता है, गेटरमैन कोच रिएक्शन फॉर फिनॉल्स, जिसमें अपन पैराल्डिहाइड जैसे राइमाटाइमर रिएक्शन होता है, उसमें ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, इसमें पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है फिनॉल के साथ। ये पहले एसिड बेस रिएक्शन ही तो करवाते हैं अपन, उसके बाद अपन Cl को ऐड कर लेते हैं इसमें, फिर AlCl3 से इलेक्ट्रोफाइल बना के इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सेपरेशन, वो रिएक्शन होता है, राइट। तो इस टाइप से अपन बता सकते हैं कि भाई ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, अमाइड्स भी sp2 होता है। तो मैं एक तरीके से ये बता सकता हूं कि अगर बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ऑफ नाइट्रोजन, अगर कोई नाइट्रोजन एटम sp3 है तो ज्यादा बेसिक होगा, sp2 से ज्यादा बेसिक होगा sp से। एक तो मैं हाइब्रिडाइजेशन सबसे पहले चेक कर लूंगा, क्योंकि जो ऑर्डर आपने लिखा उसमें हाइब्रिडाइजेशन से मुझे साफ साफ दिख रहा है कि आप sp3 वालों को बोलते हो ज्यादा बेसिक है sp2 वालों से, और वो ज्यादा बेसिक है sp वाले से। इसका मतलब है कि अगर मुझे नाइट्रोजन एटम का बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करूंगा। अगर दो नाइट्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो फिर ठीक है, फिर मैं बेसिक स्ट्रेंथ के लिए वो पॉइंट्स जो भी आप बताओगे वो चेक करूंगा, लेकिन सबसे पहला काम मेरा हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो ज्यादा बेसिक रहा होगा sp2 वाले से, ठीक है। दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे, इधर ये सब sp3 थे, अपन एरोमेटिक की बात कर लेते हैं। इमाइंस तो अपन को दिख ही रहे भाई, एरोमेटिक में भी चेक कर लेते हैं। एरोमेटिक में पेरिडीन होता है, एरोमेटिक में एनिलीन होता है, और एरोमेटिक में पायरोल होता है। पायरोल होता है, एनिलीन और पेरिडीन नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, अपन सबको पता है वो एनिलीन और पेरिडीन। अब अपन क्या कहेंगे कि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक। इसका लोन पेयर, क्योंकि ये बेस इसलिए है क्योंकि लोन पेयर में प्रोटॉन को अटैक करेंगे, इसलिए वो बेस है। ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। इसका लोन पेयर एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है, इसका लोन पेयर सिर्फ sp2 पे प्रेजेंट है, लेकिन एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल इसकी वजह से एरोमेटिक नहीं है। इसका लोन पेयर एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है, इसका लोन पेयर एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है। ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि वो लोन पेयर डिलोकलाइजेशन में है। अगर कोई लोन पेयर एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है तो उस लोन पेयर को भूल जाओ। अब इसके पास तो एक तरीके से लोन पेयर ही नहीं है, तो अगर मुझे पायरोल को लिखना है बेसिक स्ट्रेंथ में ऑर्डर, तो एरोमेटिक तो है लेकिन मैं नाइट्रेट के बाहर लिख दूंगा, मतलब इससे ज्यादा, इससे कम बेसिक इनमें से और कोई हो ही नहीं सकता, यही सबसे कम होगा। वो कैसे? प्रोटॉन देके देख लो। अगर मैं इसको प्रोटॉन दूंगा, अगर उस लोन पेयर की वजह से ये एरोमेटिक था तो प्रोटॉन देने से उसका एरोमेटिक कैरेक्टर खत्म हो जाएगा।
और क्या बन जाएगा, एंटी एरोमेटिक। ये तो अपन बनाएंगे ही नहीं भाई, अपन ने कहा हम कोई ऐसा प्रोसेस नहीं करेंगे जिसमें एंटी एरोमेटिक बने, मतलब ये प्रोटॉन नहीं लेगा। प्रोटॉन की देने की बात आए तो बताओ, ये जल्दी दे देगा। मतलब इसका pKa इज अराउंड 0.2। अब भाई अराउंड 0.2 बोल रहे हो अगर pKa, तो ये तो H2SO3 से भी ज्यादा एसिडिक है। वो तो H2SO3 भी 2 के आसपास था। सो दिस इज हाईली, यू कैन से एसिडिक जैसे बिहेव करेगा रादर देन बेसिक। तो अपन जब भी कहीं कोई ऑप्शन बना होगा ना, अपन कहेंगे अगर कोई एरोमेटिक, कोई लोन पेयर एरोमेटिक स्टेबलाइज्ड है तो वो सबसे कम बेसिक होगा। इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं, स्टेबलाइज है उसमें, लेकिन इसका लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में है ना। अब जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है दैट इज अ बैक बॉन्डिंग ना, बैक बॉन्डिंग होता है तो अपन को पता है हाइब्रिडाइजेशन चेंज करता है। तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, वो लोन पेयर जो है वो तो पाई बॉन्ड जैसे बिहेव कर रहा है। तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, वो भी sp2 है, लेकिन उसका एसिडिक स्ट्रेंथ तो भूल ही जाओ, उसका बेसिक स्ट्रेंथ तो भूल ही जाओ कि वो प्रोटॉन लेगा, वो प्रोटॉन नहीं ले पाएगा। सो एक बात को ध्यान रखो कि लोन पेयर एरोमेटिक स्टेबलाइज कब होगा, जब वो मॉलिक्यूल उस लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक हो। ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, हमारा लोन पेयर एरोमेटिक स्टेबलाइज नहीं है, इसलिए तो अपन ने इसको ज्यादा बेसिक बताया उससे। तो अपन कहेंगे ठीक है अब इन दोनों में बता दो। हाँ तो ये तो डिलोकलाइज हो ही नहीं रहा, उसका लोन पेयर तो वहां से डिलोकलाइज हो रहा है, sp2 है और डिलोकलाइजेशन में भी जा रहा है। sp2 है लेकिन डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो ये ज्यादा एसिडिक है, ये ज्यादा बेसिक है इससे, ये ज्यादा बेसिक है उससे। एरोमेटिक में भी अपन बता सकते हैं द ऑर्डर। अब अपन ने ये ऑर्डर तो थोड़ा सा अपन को आइडिया होना ही चाहिए, और ये दोनों पॉइंट अपन को अच्छे से पता होना चाहिए। वाटर के अलावा कोई, अब मैं ऐसे थोड़ी पूछूंगा तुमसे HCl इज स्ट्रॉन्गर एसिड और HBr इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। भाई HCl स्ट्रॉन्गर एसिड होगा या HBr स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, तो हमें नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा जो ये बताएगा कि HCl स्ट्रॉन्गर एसिड है। सब बोलेंगे HBr इज स्ट्रॉन्गर एसिड। व्हाट इज सो, क्योंकि हाइड्राइड्स में आप बॉन्ड स्ट्रेंथ से चेक करते हो। तो अपन कहेंगे ये स्ट्रॉन्गर एसिड, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपने स्ट्रॉन्गर इसलिए बोला है, जबकि अपन को पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो इसमें ज्यादा था, लेकिन ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं इसको वाटर में पूछ रहा हूं, मैं कोई दूसरा सॉल्वेंट नहीं पूछ रहा। सो जब भी अपन को एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ पूछते हैं और कुछ मेंशन नहीं है, इट इज ऑलवेज वाटर। सो यहां पर मैं ऐसा कुछ नहीं लिखने वाला कि बेंजीन में है या नॉन पोलर सॉल्वेंट में है या पोलर एब्रोडिक सॉल्वेंट है या गैसियस स्टेट है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने वाला। वो एलिफेटिक अमाइंस में पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब मोस्टली क्या होता है कि ऐसे मिक्स कर देते हैं, क्योंकि एलिफेटिक में कोई ऑर्डर बन नहीं सकता। अमोनिया एलिफेटिक में हमें पता ही होता है, गियोनाडाइंस और ये सब अपन मिक्स करके कुछ पूछ सकते हैं ऐसा। तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सर बोलो। सर एलिफेटिक अमाइन, सॉरी अमाइन को मतलब NH3 को हम लोग ने एरोमेटिक अमाइन से ज्यादा क्यों लिखा है? किसको? NH3 को। एरोमेटिक से ज्यादा? हाँ, ये जो अपने पायरिडिन है ना, वो उससे ज्यादा हो सकता है ना पायरिडिन, क्योंकि उसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है। किसका? पायरिडिन का। मतलब पैराडीन का लोन पेयर और NH3 का लोन पेयर है क्या कॉन्जुगेशन में? नहीं।
और पैराडीन का लोन पेयर है क्या कॉन्जुगेशन में? नहीं है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ। sp2। अब बताओ कौन प्रोटॉन इजीली ले सकता है? NH3। क्योंकि उसका ऑर्बिटल साइज बड़ा है। अच्छा हाँ, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ऑर्बिटल साइज बड़ा है। ऑब्वियसली, क्यों? ये तो केमिकल बॉन्डिंग में ही पड़ता है। हाँ More the ठीक है। number of atomic orbital mixed, more will be the size of hybrid orbital, right? तो अपन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। भाई व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ? मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास ऐसे भी गिवन है, और मेरे पास ऐसे गिवन है। तो फिर क्या लिखे? ए बी सी डी ले लिया मैंने। हाँ जी भाई बोलो। DBAC। एसी। पहले वाले में डी तो अपना ग्यूनेडाइन टाइप हो गया, बिल्कुल सही। और ये दोनों एलिफेटिक है, और सी सबसे कम क्योंकि वो अमाइड है। अमाइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर ना। इन दोनों में अगर डिसाइड करूंगा तो आपने जब C2H5 बताया और CH3 बताया, दोनों ही केस में सेकेंडरी बताया। चाहे C2H5 हो या CH3 हो, दोनों ही केस में सेकेंडरी ही ज्यादा होगा। तो फिर बी ज्यादा होगा इसे। आपने CH3 में भी सेकेंडरी ज्यादा बताया और C2H5 में भी सेकेंडरी को ही ज्यादा बेसिक बताया। उसी बेसिस पे आप सॉल्व कर लो। सर दोनों में 2 डिग्री होता तो? दोनों में 2 डिग्री होता तो फिर अपन स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं। तो फिर उसमें बी ज्यादा होता ना फिर सर? भी ज्यादा हो जाता। ठीक है। ठीक है ना। अगर एक C2H5 है और दूसरा उसी ग्रुप को ब्रेक किया है तो सेकेंडरी को ज्यादा बता देंगे। अब उसमें बाद में ब्यूटाइल वगैरह में ऑर्डर चेंज भी होता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं लिखना चाहता। जब पूछते नहीं तो बोलने की जरूरत नहीं, अपन लिखने की जरूरत नहीं और मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इसमें आपने मुझे बताया आंसर इज डी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। दूसरा वाला बताओ भाई क्या करना है अपन को? DCB है। मुझे तुम सी और डी में बताओ बस। डी। डी ज्यादा होगा। डी ज्यादा होगा, ठीक है। बिकॉज C3H7, C2H5 और CH3 सभी में आपने सेकेंडरी को ही ज्यादा बताया। ये ज्यादा होगा इससे, ये प्राइमरी है और वो सेकेंडरी है। इन दोनों में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो sp, ये sp2
ये sp3 और ये भी sp3, पहले तो मैंने यही देखा, दोनों sp3 थे इसलिए दोनों को कंपेयर किया, इनमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं, आंसर आ गया अपना। सो ज्यादा होगा डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए, दैट विल बी द आंसर। तो C3H7 तक जो मैंने आपको बताया, CH3, C2H5 और C3H7 तक आपको सेकेंडरी ही ज्यादा बताना है, ठीक है, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते नहीं अपन से। अब अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। सपोज मेरे पास ऐसे गिवन है, थोड़ा ऐसे लिखता हूं। अब बताओ भाई, DACB. DACB, ये तो sp3 है, PCBA, ये भी sp2 है और ये भी sp3 है, मतलब ए और डी तो ज्यादा ही होंगे बी और सी से। ये sp2 है और अमाइड है, और ये sp2 है और इमाइड है, तो फिर सी ज्यादा हो गया इससे। इसमें विड्रॉइंग इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, उसमें ज्यादा होगी। माइनस इफेक्ट है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन विल डिक्रीज, ठीक है। सो वी गॉट दैट DACB, दैट इज द आंसर, DACB। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द गिवन कंपाउंड we are given a given compound like this. In the given compounds, decreasing order of electron density on a nitrogen atom, decreasing order of basic strength, decreasing order of CN bond length, BAC. hmm? अच्छा ओके, चौथा भी है क्या? नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग मतलब इसमें लिख सकते हो आंसर। मैं तो सोच रहा था और क्या बना सकते हैं ना, बहुत सारे कंपाउंड वो लिखने से अच्छा पहले सारे का आंसर पूछ लो आप, बेसिक स्ट्रेंथ में जो मर्जी चाहिए लिखते रहना।
ठीक है, चल देखते हैं। अब शुरू करते हैं। वो पूछ रहा सी में माइंस कैसे बना, किसी ने पूछा मुझसे, ये बना ना डीलोकलाइजेशन से। डीलोकलाइजेशन करने के बाद अपन इमाइन जैसे बनाएंगे ना, तो उसमें डीलोकलाइजेशन बोल सकते हैं अपन। इसमें डीलोकलाइजेशन था ना नाइट्रोजन पे, sp2 वो खुद नहीं था, लेकिन डीलोकलाइज होके बनेगा, उसमें डीलोकलाइजेशन था। पहले वाले का BAC, दूसरे वाले का PAC इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द नाइट्रोजन एटम ना, तो बी इज BAC करेक्ट। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ भी सेम ही होगा फिर। हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो प्रोटॉन लेगा ना। ठीक है, फिर ये भी BAC। ये भी बॉन्ड बीएससी। लेंथ उल्टा हो जाए, नहीं बॉन्ड लेंथ उल्टा हो जाएगा, CA भी हो जाएगा। अबे बॉन्ड लेंथ हाँ उल्टा, पहले ये तो बताओ, मतलब मुझे भी लग रहा है सीए भी हो जाएगा, लेकिन क्यों हो जाएगा ये तो बताओ। कि वो तो में सर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है तो फिर कॉन्जुगेशन ज्यादा हो रहा है तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ रहा है, बढ़ेगा। ठीक है, तो बताओ। तो बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है। जब हम A में कॉन्जुगेशन कराएंगे तो नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा है, C पे ऑक्सीजन पे आ रहा है, तो ज्यादा स्टेबल वही है ना C। अपन तो मतलब वो मतलब अपन को जो दिखता है वो बताते हैं ना, तो असल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, तो वो ऐसा ऐसा मतलब मैं सोच रहा था कि ऑक्सीजन पे अगर ज्यादा टाइम के लिए लोन पेयर रहेगा, मतलब अट्रैक्शन नेगेटिव चार्ज, तो वो C और N वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा टाइम के लिए डबल बॉन्ड रहेगा और कम टाइम के लिए सिंगल बॉन्ड, वैसे सोच रहा था। हाँ, तो तो उससे क्या वो होगा। दिखने में होगा ना। वो दिखने में ऐसा दिखेगा कि वो CN के बीच में डबल बॉन्ड ही है। ठीक है, तो डबल तो बॉन्ड छोटा होगा या सिंगल बॉन्ड छोटा होगा। हाँ वो डबल बॉन्ड छोटा रहेगा ना। हाँ, तो उसके इसका हिसाब से मतलब है कि BAC होगा ना। वाला सबसे छोटा डबल बॉन्ड होगा ना। हाँ सर। सी वाला सबसे छोटा डबल बॉन्ड होगा इसका मतलब। हाँ हाँ तो फिर हाँ सबसे बड़ा डबल बॉन्ड बी को होना चाहिए ना। हाँ 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 सॉरी। तो फिर तू ऐसे क्यों बोल रहा था। तो ऑप्शन देख, तू सोच सही रहा है, तूने एक्सप्लेनेशन भी एग्जैक्टली बिल्कुल सही दिया, लेकिन बस इसलिए कि यार सभी एक जैसे आ रहे हैं तो कुछ तो चेंज कर दो। तो ऐसे मैं एग्जाम में भी ये कि बॉन्ड अगर चार स्ट्रेंथ सोचा मैं, आ सॉरी। गए तो फिर उसके बाद ये नहीं लिखना, ऐसे एग्जाम में भी कर देना। वो बॉन्ड लेंथ मैंने गलती से बॉन्ड स्ट्रेंथ पढ़ा, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ये बॉन्ड लेंथ है, तो सबसे ज्यादा डिलोकलाइजेशन इसी में है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, तो यहां ज्यादा देर के लिए डबल बॉन्ड बनेगा, तो वो सबसे छोटा बॉन्ड होगा। यहां तो कम टाइम के लिए बनेगा, बहुत कम टाइम के लिए, मतलब यहां पर थोड़ा सा ही पार्शियल डबल बॉन्ड बनेगा। यहां कम से कम ज्यादा देर के लिए डिलोकलाइजेशन है, तो ज्यादा देर के लिए डबल बॉन्ड बना रहेगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए सबसे छोटा ये होगा, सबसे बड़ा ये होगा। सो बी ए सी ही आंसर आया अपने पास। नेक्स्ट, सर AOC को कैसे कंपेयर किया? किसको।
ए और सी को, ए और सी को सर। यहां पर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे बनेगा, वहां ऑक्सीजन पे, वहां ऑक्सीजन पे बनेगा तो आके रुक जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ना, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा टाइम के लिए बनेगा तो ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। यहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो कम टाइम के लिए डबल बॉन्ड बनेगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी कम आएगा। हाँ ठीक है ना? ठीक है। हाँ चलो अब फोर्थ वाला, इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें CAB। इलेक्ट्रॉन परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा किसमें होगा? जिसमें ज्यादा टाइम तक sp2 है। ठीक है, वो कह रहा कि सर इसको तो अपन प्योर sp2 जैसे ही बता देंगे, इसमें तो बन रहा है sp2, इसमें भी बन रहा है sp2, लेकिन उसमें बन रहा है sp2 लेकिन ज्यादा टाइम के लिए बन रहा है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड, उसमें पर sp3 से sp2 ज्यादा टाइम के लिए बन रहा है, मतलब उसमें s कैरेक्टर भी ज्यादा आएगा। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहेंगे CAB, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है ना? तो अपन ने काफी सारे पार्ट देख लिए कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ में अपन को कैसे चेक करना होता है पार्ट्स, है ना? तो अपन ऐसे बता सकते हैं, कोई डाउट नहीं मुझे। अब नेक्स्ट अपन चेक कर लेते हैं, मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, तब क्या करें अपन? सर इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। ऑब्वियसली सभी में नाइट्रोजन कंपाउंड है तो बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे। ACBD AC ACBD इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन का। ए वाले में डिस्टेंस ना, क्योंकि ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और लास्ट वाला sp2 है, इसलिए इन तीनों को ही कंपेयर करना है। इसमें डिस्टेंस 1 2 3 ना, इसमें 1 पे है, इस पे 3 पे है और इस पे 4 पे, मतलब 3 पे। ये नाइट्रोजन से काउंट करूंगा तो वो, तो डिस्टेंस से चेक कर लेंगे अपन कि व्हाट इज द डिस्टेंस, तो उसके हिसाब से बता देंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो वी कैन राइट दैट, मतलब यहां पर तो अपन ने बता दिया भाई ए सी बी और डी, इसमें तो क्योंकि डीलोकलाइजेशन है ना, sp2 है तो डीलोकलाइजेशन होगा तो sp2 होगा। अब बताओ, CAB ये डीलोकलाइजेशन में जा रहा है, ये डीलोकलाइजेशन में नहीं जा रहा है।
और इसमें डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो सी ए बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें तो डिलोकलाइजेशन नहीं है ना, इसमें तो डिलोकलाइजेशन है। ये लोन पेयर थोड़ी एरोमेटिक स्टेबलाइज है, वो डिलोकलाइजेशन में जाता ही नहीं। ठीक है, करेक्ट। व्हाट अबाउट दीज टू, ए एंड बी? A greater than B. ए ग्रेटर देन बी, राइट है सर? ये स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से। नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस तो मुझे जो दोनों में एक जैसा लग रहा है। इसमें 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है और एक तरफ 2 कार्बन अटैच्ड है, इसमें 2 कार्बन एटम अटैच्ड है। अगर इसमें देखें तो इसमें 5 कार्बन एटम है, इसमें 4 ही कार्बन एटम है। फिर क्या करें अपन? सर बी ज्यादा है ऐसे, क्योंकि ऐसे भी नॉर्मली भी रिंग थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है चेन से। ठीक है, तो रिंग स्टेबल है, लोन पेयर कहां स्टेबल होता है तुम्हें? ऐसे रहा होगा, एग्जैक्टली तो ऐसे रहेगा, अपन को पता है, लेकिन मैं वैसे बना रहा हूं उसको कि अपन ऐसे बना सकता है। अब 6 मेंबर्ड है तो एग्जैक्टली तो ऐसे रहेगा। अब मेरे पास एक ऐसे और एक ऐसे है ना, एक मेरे पास ऐसे भी बना, एक मिनट। तो एक मेरे पास ऐसे गिवन है। अब C2H5 है तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा बड़ा ही ग्रुप होगा, we'll have like this। ये यहां बैक साइड से ब्लॉक है, तो ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जा सकते, लेकिन ये बैक साइड से ब्लॉक नहीं है, तो ये दूर जा सकते हैं। अगर ये दूर जाएंगे तो ये लोन पेयर छोटा होगा। छोटा क्यों होगा? बिकॉज अगर इनके बीच में बॉन्ड एंगल बढ़ेगा ना, ये तो ब्लॉक है तो इनके बीच में बॉन्ड एंगल ज्यादा नहीं बढ़ सकता, इसलिए ऑर्बिटल साइज भी बड़ा होगा। लेकिन इनका रिपल्शन होगा, दोनों का रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो लोन पेयर का साइज छोटा होगा, क्योंकि वो ऑर्बिटल दूसरी तरफ भी बढ़ेगा ना अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो। इसमें बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, इसमें नहीं हो पाएगा ज्यादा। रीजन क्योंकि वो दोनों ब्लॉक है ना ये रिंग बैक साइड से, तो वो ज्यादा दूर नहीं जा सकते। इसका ऑर्बिटल साइज छोटा होगा इससे, ये ज्यादा बेसिक है इससे, बिकॉज ये फ्री ग्रुप्स है ना, ये फ्री नहीं है। ए इज मोर बेसिक देन बी। सिमिलरली अगर आप मुझे ऐसे देते हैं और ऐसे देते हैं, तो मैं कहूंगा सी इज मोर बेसिक देन डी। सी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डी से। सी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा डी से। सर पर ब्रिजहेड बनेगा ना उधर कार्बोकैटायन। कहां पर?
इधर सी ना, में हाँ तो बने ना, अपन को क्या फर्क पड़ता है। ब्रिज हेड बनेगा, किससे ब्रिज हेड बनेगा? प्रोटॉन लेने के बाद। जी हाँ तो प्रोटॉन लेने के बाद अपन ये बोलते हैं कि भाई sp2 नहीं बनना चाहिए ब्रिज हेड पे। ये कब कहा हाँ अपन ने हाँ कि, हाँ वो कार्बन की है ना? ठीक है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, ज्यादा बेसिक अपन को पता है। अब इन दोनों में अगर मुझे बताना है तो मुझे बेसिक पता है कौन है, वो तो एसटीपी और एसपीटी से बता देंगे, है ना? वो तो अपन एसटीपी और एसपीटी से बता देंगे अपन। इन दोनों में अगर ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बताना है अपन को, इन दोनों में ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ अगर अपन को बताना है तो इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि तीनों ही एल्काइल ग्रुप हो गए ना इसके पास। इसके पास तीनों एल्काइल ग्रुप नहीं, तो मैं इन दोनों में तो बता सकता हूं कि ए इज ग्रेटर देन सी, तो फिर इन दोनों में बताना पड़ेगा अगेन द स्टेरिक हिंड्रेंस पार्ट, अगेन द स्टेरिक हिंड्रेंस पार्ट। भाई इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, एक जगह ये प्रोटॉन है ना, तो ए बी तो ज्यादा ही बेसिक होंगे इन दोनों से, लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो वेरी बेटर एट दैट। भाई अब मैंने आपको जब पॉइंट्स लिखे थे ना तो एक पॉइंट टिक किया था कि सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अपन देंगे टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन को। इसकी प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी इससे ज्यादा है, इसकी टेंडेंसी इससे ज्यादा है। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करूं तो इसमें एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता, इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, इसमें तीन एल्काइल ग्रुप। इन दोनों में कंपेयर करोगे तो बताऊंगा इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उससे, इसका ऑर्बिटल साइज बड़ा है उससे, वो अपन बता सकते हैं। That is how we can write the basic structure. So A is greater than C. अगर इन दोनों में कंपेयर करना है तो, और इन दोनों में कंपेयर करना है तो B is greater than C. Why it is so? स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है ना, थोड़ा सा ही बॉन्डिंग एंगल बढ़ेगा ना, बट H का स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, यहाँ तो तीन एल्काइल ग्रुप। सर ए और सी में क्यों ए बड़ा होगा? ये तो ज्यादा ही होगा ना भाई, आपका पता है ना, टर्शियरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी ज्यादा है, हाँ ये ज्यादा है। तो सी और डी में एक बार फिर से बता दीजिए ना, सी और C डी और में। हाँ सर, इसका लोन पेयर ऐसे sp3 है, और इसका लोन पेयर ऐसे। अब बताओ किसका लोन पेयर ज्यादा दिखेगा अपन को, क्योंकि ये वाले पॉइंट ना इनका आपस में वंडर रिपल्शन है। सी का ज्यादा दिखेगा बड़ा, ठीक। है ना, तो सी में ज्यादा बड़ा दिखेगा अपन को लोन पेयर, क्योंकि वंडर रिपल्शन सर अभी भी जो किया ना कि फ्री हो गई है ग्रुप। बोलो। सर सी में वंडरवॉल रिपल्शन होगा तीन एल्काइल ग्रुप का ना, लेकिन वो एंगल बढ़ नहीं पाएगा, बॉन्ड एंगल जितना ए में बढ़ेगा ना, तो लोन पे वैसे वही साइज करेगा, लेकिन ए में हाँ तो तो होगा। हाँ तो प्रोटॉन को आना पड़ेगा ना उस तरफ से, इधर से तो बड़े बड़े ग्रुप होंगे ना, उनका आपस में ना हो, लेकिन बड़े ग्रुप तो होंगे ना, हाँ तो बड़े ग्रुप हो तो उसको आना पड़ेगा ना हाइड्रोजन से। इधर तो इस हाइड्रोजन का तो वंडर रिपल्शन ही बहुत कम है, इधर इधर ज्यादा स्पेस एक्सपोज होगा या इधर ज्यादा स्पेस एक्सपोज होगा प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए, बी में ज्यादा होगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि प्रोटॉन है ना वहां पर, एक छोटा ग्रुप है ना वहां पर, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन ए का, ए में जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो छोटा रहेगा ना सी से। ए और सी के कंपैरिजन में हाँ, लेकिन इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है ना, अच्छा हाँ ठीक है। बिल्कुल भी नहीं है स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें, हाइड्रेशन भी ज्यादा, सारी चीजें ज्यादा होगी, इसमें हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा ना। एक स्टेरिक तरफ से हिंड्रेंस और रिपल्शन में से, दोनों में से किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हम लोग? कौन सा रिपल्शन? वंडरवॉल रिपल्शन। बिटवीन द ग्रुप ना,
हाँ बिटवीन द ग्रुप्स। वो तो डिपेंड करेगा, आप इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते, आप इसको और इसको कंपेयर नहीं कर सकते भाई, उसमें स्टेरिक एंट्रेंस बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत कम है ना। आप इसको और इसको कंपेयर करो, इसको और इसको कंपेयर करो, ये ज्यादा बेसिक होंगे उससे। हाँ ठीक है। ये दोनों सेकेंडरी है, वो दोनों टर्शियरी है। हाँ ठीक है। तो अपन बता दें कि भाई ए बी सी डी ही आ रहा है अपने पास। तो अब मेरे पास कॉन्जुगेशन वाले पार्ट भी देखे अपन ने। अब अपन देख लेते हैं एरोमेटिक अमाइंस में। ये एलिफेटिक अमाइंस का कुछ लिखा अपन ने, अब एक बार एरोमेटिक अमाइंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो एरोमेटिक अमाइंस में अपन ने बाकी काफी कुछ लिख लिया है ना। एरोमेटिक अमाइंस मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड हो अपने पास कि भाई मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास ऐसे गिवन है, तो अपन कहेंगे यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है, यही ज्यादा बेसिक है क्योंकि sp3 एंगेज्ड। मतलब हाइब्रिडाइजेशन को सबसे ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देना आप जब बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करो, कि पहले यार हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही अपन सारे कैलकुलेशन करेंगे अपने। एरोमेटिक अमाइंस में अपन कहेंगे यू आर टॉकिंग अबाउट एनिलीन। एनिलीन इज लाइक दिस, ये लोन पेयर, इसका बेसिक स्ट्रेंथ चाहिए। अब डिलोकलाइजेशन भी है इसमें, तो अपन को ना सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन पढ़ने हैं एंड सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, बाकी तो अपन पढ़ ही चुके हैं। सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन अपन क्या कहेंगे, अगर इसको प्रोटॉन देंगे तो ये इसमें कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन देने के बाद ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल इधर लिख देता हूं, ये बॉन्ड एंगल जो है वो 107 के आसपास था, और इसका बॉन्ड एंगल 109 के आसपास है। sp3 है ना, नो लोन पेयर होता नाइट्रोजन। तो अपन कहेंगे ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो ऐसे होगा सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। अगर मेरे पास एनिलीन ऐसे गिवन है और इस पे एक CH3 अटैच्ड है, हमें एक पता है कि भाई बॉन्ड एंगल ये इंक्रीज होता है यहां से यहां। अब अगर ये होगा तो इसमें तो स्टेरिक एंट्रेंस होगा, तो ये प्रोटॉन को लेना मुश्किल हो जाएगा, इट रेजिस्ट। व्हाई इट इज सो, क्योंकि प्रोटॉन लेगा तो इसको एक्सपैंड होना पड़ेगा, और ये एक्सपैंड हो नहीं सकता क्योंकि वहां पहले से CH3 है। इट रेजिस्ट टू एक्सेप्ट द प्रोटॉन because after accepting the proton, जब आप H+ आयन को एक्सेप्ट करोगे तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस, और अगर पहले से वहां बॉन्ड एंगल, पहले से वहां स्टेरिक एंट्रेंस है, तो प्रोटॉन लेने के बाद ये एक्सपैंड नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पहले से स्टेरिक एंट्रेंस है, और एक्सपैंड नहीं हो सकता तो प्रोटॉन नहीं ले सकता। मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है, ये मैं बोल सकता हूं एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ऑर्थो इफेक्ट सर बोलो। सर NH2 का अमाइन का जो पेन है NH2 का, वो परपेंडिकुलर नहीं हो सकता बेंजीन से ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस, और फिर वो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर ली। क्यों होगा? मतलब तुम चाह रहे हो कि मैं अपनी तरफ से सिंगल बॉन्ड में रोटेट करके लोन पेयर को अलग रखूंगा, वो कॉन्जुगेशन बना जाए, जबकि वो क्या है? हाँ
कॉन्जुगेशन में, लेकिन वो स्टेरिक हिंड्रेंस हो रहा है ना, तो वो ऑर्थो इफेक्ट जैसा हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑर्थो इफेक्ट? भाई आप हाइड्रोजन को इधर रख रहे हो, तो हाइड्रोजन का तो ऑर्थो मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता ना, बहुत कम होता है। तो लोन पेयर का बेस्ट पोजीशन तो यही रहेगा ना, वो ऐसे रहे, क्योंकि हाइड्रोजन फिर ऐसे हो जाएंगे। अगर आप लोन पेयर को इसके प्लेन में रखना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस, वहां ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, मॉलिक्यूल खुद से अनस्टेबल होगा। और ये लोन पेयर अगर कॉन्जुगेशन में जा सकता है तो कोई उसे रोक नहीं सकता, जब तक कि वहां कोई ऐसे ग्रुप ना हो जो उसे कॉन्जुगेशन को रोक सकते हैं। इट्स एक्सोथर्मिक फिनोमेना। अच्छा हाँ ठीक है। सो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से उसका बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर तो है लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ाना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ सकता इसमें। रीजन, क्योंकि पहले से स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा नहीं। बॉन्ड एंगल नहीं बढ़ेगा इसका मतलब है प्रोटॉन नहीं ले सकता, प्रोटॉन नहीं ले सकता मतलब बेसिक नहीं है। इट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट से हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। मतलब एक बात तो अपन को पता चल गया कि ऑर्थो वाला, अगर आप इसका मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, तो मैं कहता ऑर्थो वाला तो लीस्ट बेसिक ही होगा, वो प्रोटॉन लेते ही। इसके कंपैरिजन में तो ये प्रोटॉन ले लेगा, इसमें बॉन्ड एंगल बढ़ाने में कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, इसमें नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूट को भूल जाते हैं अपन बेसिक स्ट्रेंथ के लिए, बाकी चेक कर लेते हैं। तो फिर बाकी क्या चेक करना? दो ही चीजें तो बचती हैं फिर। भाई मेटा वाले पे, जैसे मान लो आपने ऐसे लिखा, क्वेश्चन लिख रहे हैं, आपने लिखा NH2 CH3 B NH3 NH2, इधर भी CH3 और C इधर भी NH2 और CH3, और D सिर्फ एनिलीन ले लेते हैं। डी वाला तो सबसे कम होगा, क्योंकि बाकी सब में अपन क्या, इससे इन दोनों से कम होगा। ये तो ऑर्थो इफेक्ट है यहां पर, इसलिए ये तो लीस्ट हो गया। बाकी चेक करते हैं, मेटा पे प्लस आई होता है, इस पे प्लस एच होता है, तो बाकी बताने की जरूरत ही क्या है, ये वाला इफेक्ट ज्यादा होता है इससे। इन दोनों में मुझे कोई कंपैरिजन में प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक में एच या एम होगा, दूसरे में सिर्फ आई होगा। इन दोनों को बताने की जरूरत नहीं आपको किसी भी एग्जाम्पल में, और इन दोनों को देख के इसको कंपेयर करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो बचा क्या? ये तो लीस्ट ही होने वाला है ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। फिर तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, फिर क्या चेक करें बताओ? भाई NH2 है, इधर अपन NO2 लिखते हैं, NH2 है, इधर अपन NO2 लिखते हैं, NH2 है, इधर अपन NO2 लिखते हैं, इधर भी अपन कहेंगे NH2 है, ऐसे लिख लेते अपन। तो अब अपन कहेंगे कि इधर ना ऑर्थो इफेक्ट है, तो इसको तो भूल जाओ, सबसे कम। ये माइनस आई है, ये माइनस एम है, ये कम होगा इससे, वो ज्यादा होगा, ये सबसे ज्यादा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। आंसर हो गया। मतलब मुझे इन दोनों में कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, और इन तीनों को कंपेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको बताओ आप, और ये इसमें ऑर्थो इफेक्ट, ये तो लीस्ट हो गया। तो माइंस में फिर कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। भाई ऊपर वाले में अपन ने कहा वो तो लीस्ट है, अब इन दोनों में चेक करते हैं भाई। तो इधर चेक किया तो इसमें प्लस एच है, ये सी हो गया, फिर बी हो गया, फिर डी हो गया, फिर ए हो गया, ए में ऑर्थो इफेक्ट। इधर चेक करना है, उसमें ऑर्थो इफेक्ट है, भूल जाओ, इसमें कुछ नहीं है, तो डी सबसे ज्यादा। इन दोनों में फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, फिर ए हो गया, ए में ऑर्थो इफेक्ट, तो बड़ा इजी हो गया फिर।
तो अपन ऐसे बता सकते हैं, राइट। अब इसमें अपन ऐसे लिख लेते हैं, मान लेते हैं अपन कि मेरे पास ऐसे गिवन है, ऐसे गिवन, फिर ऐसे गिवन है। तो ज्यादा बेसिक की बात करते हैं, तो अपन कहेंगे एरोमेटिक रिंग तो सभी में है, डीलोकलाइजेशन इसमें भी है, डीलोकलाइजेशन इसमें भी है, डीलोकलाइजेशन इसमें भी है। स्टेरिक एंट्रेंस जैसे अपन बताते हैं एसटीपी या एसपीटी, जैसे अपन बताते हैं। फिर डीलोकलाइजेशन सभी में है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, उसमें स्टेरिक एंट्रेंस बढ़ गया, इसमें स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है। तो जो अपन ने पहले पढ़ा वो इसमें यूज कर देते हैं। इस पार्ट को भूल जाते हैं, अब चेक कर लेते हैं। जो भी अपन ने पहले पढ़ा उसी के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व। सबसे ज्यादा ये वाला रीजन, क्योंकि वो सेकेंडरी टाइप हो गया, ये प्राइमरी टाइप हो गया, वो टर्शियरी टाइप हो गया, क्योंकि कार्बन तो है ही ना, इसको थोड़ी भूल सकते हैं अपन, एक कार्बन तो रहेगा ही। तो CH3 के केस में क्या पढ़ा आपने, एसटीपी नहीं होता, एसपीटी होता है। एसपीटी वो अपन याद ऐसे ही रखेंगे, एसटीपी नहीं होता CH3 के केस में, तो अपन को याद रहेगा, और सेकेंडरी होता है ज्यादा। तो इसको अपन बता देते हैं। अब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, एक ये है और एक ये है, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इन दोनों में ज्यादा बेसिक किसको होना चाहिए, दूसरे वाले को। इसमें माइनस आई है, इसमें माइनस है, डी इज ग्रेटर, क्योंकि इधर तो NO2 परपेंडिकुलर होगा इनके स्टेरिक एंट्रेंस की वजह से, बिल्कुल। इधर ए और बी में से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, ए वाले में। अब ये वाले ग्रुप तो किसी प्लेन में नहीं जा सकते ना, डिफरेंट प्लेन में, लेकिन ये तो जाएंगे। तो इसका जो लोन पेयर होगा ना, क्योंकि इनका स्टेरिक एंट्रेंस होगा, इधर स्टेरिक एंट्रेंस नहीं है तो लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा। तो इधर वाले जो दो CH3, तो ये किसी और प्लेन में तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये तो बेंजीन से अटैच्ड है, ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये वाले जो CH3 है ना, ऐसे वाले, और इधर इन CH3 का जो स्टेरिक एंट्रेंस हो रहा है इसके साथ, इसकी वजह से ये वाले ऐसे रोटेट हो जाएंगे। अगर ये दोनों CH3 ऐसे रोटेट होंगे ना बेंजीन रिंग से प्लेनर, तो फिर लोन पेयर, क्योंकि अगर ये दोनों ऐसे रोटेट हुए तो लोन पेयर बेंजीन के से परपेंडिकुलर नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहां तो CH3 आए नाइट्रोजन पे, और ये चेंज हो नहीं सकते किसी और प्लेन में, क्योंकि वो तो बेंजीन से अटैच्ड है। तो इसका लोन पेयर जो है ना, ये वाला लोन पेयर लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू बेंजीन, नॉट परपेंडिकुलर, इन द प्लेन ऑफ बेंजीन और बेंजीन। तो अगर बेंजीन में जो लोन पेयर अटैच्ड है ना नाइट्रोजन एटम पे, इसके पाई बॉन्ड, और अगर ये ऐसे है इन द सेम प्लेन, और ये ऐसे है, तो फिर इसके पाई बॉन्ड तो ऐसे होंगे ना,
अगर इसके पाई बॉन्ड ऐसे होंगे, इसके पाई बॉन्ड ऐसे हैं और इसका प्लेन बोर्ड का प्लेन है और इसके पाई बॉन्ड ऐसे बोर्ड से परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है फिर इसका कॉन्जुगेशन ये वाला नहीं होगा। अगर वो कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, फिर ये जो होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और ये तो कॉन्जुगेशन होगा तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। A is more basic than B, वो प्लेन से चेक करना पड़ेगा अपन को, तो अपन बताएंगे A is more basic than B। ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड्स है, इससे ज्यादा कंसेप्ट नहीं होते, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। सो दैट इज ऑल फॉर दिस क्लास, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ माइंड्स। आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो GOC2 के, और मुझसे आंसर पूछ सकते हो, बुक से तो भी सॉल्व कर GOC2 की शीट आपने दी नहीं है ना शायद? GOC2 GOC1 दिया तो मैंने, हाँ सर, दिया था। GOC1 है। तो GOC2 देता हूँ, भेजता हूँ 5 मिनट। ओके सर। चलो फिर सर आज इतना ही बोलो। सर वो पैकेज तो मिला मेरे को कल, लेकिन उसमें ना GOC2 की शीट नहीं थी, तो बहुत सारे GOC1 शीट में क्या होगा। देखो, उसमें GOC में ही होगा शायद पूरा। नहीं सर, GOC1 लिखा हुआ है उस शीट पे, और सब GOC1 के क्वेश्चन है, मैंने देखा। ORM की भी शीट्स नहीं है। देखता हूँ, मतलब उसको पहले मैं GOC2 तो भेज ही देता हूँ अपने ग्रुप में, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना मुझे। हाँ ठीक है। चलो।